अगर मेरे पास जो कंडीशन है आपके पास, वो कंडीशन ये है, अगर इंटीग्रेशन हमने सोल्व कर रहा है दैट इज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू n e रेज टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx, तो वो आपके पास क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला सेम ही है, बस फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, वो अगर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है तो ये नीचे 2 नहीं आएगा, अगर 0 से इनफाइनाइट है तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है आप सोल्व करोगे, चलो मैं एक बार ये एक इंटीग्रेशन सोल्व करके दिखा देता हूँ। अब इसको अगर सोल्व करोगे तो ये देखो हमारे पास जो ये कंडीशन है, ये v रेज टू पावर 2 है, तो 2 है तो गामा मेरे पास क्या आएगा फिर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और डिवाइड बाय अल्फा होता है, अल्फा की जगह वैल्यू क्या है, देखो अल्फा की जगह बीटा m बाय 2 है, और पावर इसकी भी मेरे पास सेम ही आएगी, 2 प्लस 3 बाय 2 आ जाएगी पावर, दैट इज 3 बाय 2 आ। अब ये मैंने कल करवाया था कि जो गामा 3/2 होता है उसको करने का जो वे होता है वो अपने पास क्या है कि गामा एक माइनस करके लिख लो, 1/2 आ गया, उसके बाद में फिर एक माइनस करो, जहां पे -1/2 आ जाए अप टू हमने वहां तक करना है, लेकिन -1/2 हम लिख नहीं सकते, उसकी वैल्यू लिखी जाती है गामा फंक्शन के अंदर √π लिखते हैं उसको। ठीक है, तो गामा 3/2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी √π। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि -1/2 को √π लिखते हैं, नहीं ऐसा मतलब नहीं है, बट मीन्स ये है कि -1/2 के अंदर ये फैक्टोरियल नहीं चलता, और उसकी जगह उसको कंपनसेट करके अलग फॉर्म बनाई गई है, उसको √π लिखते हैं। ठीक है, ना कि -1/2 लिखा जाएगा। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई, दैट इज √π आ गया, ये देखो मेरे पास ये कंडीशन है, ये यहाँ पे देखो ये आ गई कंडीशन, दैट इज ये √π आ गया, ये 2 वो नीचे, दैट इज √π/2 था ना टोटल मेरे पास वैल्यू, क्योंकि गामा 3/2 है, उसको सोल्व करोगे तो क्या आने वाला है आपके पास 1/2, और साथ में क्या आएगा √π, और ये वैल्यू आपने लिखी √π डिवाइड बाय 2, और बाकी जो नीचे था वो आपका सेम है। अब यहाँ से कटिंग वगैरह करोगे तो √π/4 बीटा m/2 रेज टू 3/2। क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट जो है वो देखो, अब जो मेरे पास √π/4, अब यहाँ पे ना बस ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए किया गया है। अब क्या किया मैंने, ये सारे बच्चे इसको देखो, ये जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया, अब इसके अंदर क्या करना है, बीटा m/2 रेज टू पावर 3/2 है, तो हमने क्या किया है कि 3 को अंदर ले आए, तो पावर क्या होगी, बीटा क्यूब m क्यूब, ये देखो यहाँ पे बीटा क्यूब m क्यूब डिवाइड बाय 8, और ऊपर क्या रहेगा 3/2 था, 3 तो अंदर आ गया, बचेगा क्या 1/2। क्लियर है सभी को? अब ये हमने इसलिए किया क्योंकि ऊपर भी पावर 1/2 है, तो अगर इसको लिखोगे तो 1/2 दोनों पावर सेम है, तो आप लिख सकते हो पाई डिवाइड बाय बीटा क्यूब, सॉरी बीटा क्यूब आएगा, और m क्यूब डिवाइड बाय मेरे पास 8 आ गया, और अब इसकी सारे की पावर आप 1/2 लिख सकते हो। क्लियर है? लेकिन अब ये 8 ऊपर चला जाएगा, और वो देखो मेरे पास जो सिचुएशन है आपके पास क्या आ गई, ये रही मेरे पास सिचुएशन, ये देखो अब इसके अंदर ये जो 8 नीचे था वो 8 अपर चला गया ना, ये 8 नीचे था अपर चला जाएगा, ये आ गया 8π बीटा क्यूब m क्यूब। ठीक है, तो ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड किया है, ये हमने वैल्यू फाइंड किया आपका जो वो इंटीग्रेशन था v² वाला, वो उस सारे इंटीग्रेशन की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, e⁻- बीटा m डिवाइड बाय 2 v² dv, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब फिर क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के हमने जो अपनी 6th इक्वेशन है उसके अंदर दोबारा पुट करना है, वो देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ 6th इक्वेशन कौन सी थी अपने पास, ये रही, ये जो इक्वेशन है ना 6th, इसके अंदर दोबारा पुट करना है, यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है हमने, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सारा b बाहर आ जाएगा, और बाकी जो वैल्यू है वो हमने निकाल लेनी है, ये b मेरे पास बाहर आ गया, और बाकी जो इंटीग्रेशन है 0 से इनफाइनाइट, ये वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है, तो वो वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है। अब वो देखो अगर वैल्यू पुट करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट कर रहे हो, ये रहा वैल्यू पुट करके n सेम है, b बाहर आ गया, और बाकी ये वैल्यू उठा के हमने उस इक्वेशन में पुट कर दी है। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, जैसे हमने वेलोसिटी वाला मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन किया था सेम एज इट इज हमने यहाँ पे करना है, बट सिचुएशन क्या है, जो हमने ये प्रॉब्लम सोल्व की है हमें b की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है ना, पहले हमने gi निकाला इसके अंदर, वो सारे बच्चों को क्लियर होगा gi कैसे निकलेगा, फिर gi के बाद हमने वैल्यू निकालनी है b की वैल्यू, अब हमने यहाँ से क्या निकालना है b, अब ये b रहा, ये वाला b है, अब इसको निकालना है तो b एक साइड रह जाएगा और बाकी ये सारा दूसरी साइड चला जाएगा। देखो
ये 4 अपर चला गया, 4n हो गया, और ये दूसरी साइड जाएगा, ये वाला जो सारा रूट के अंदर है तो ये रिवर्स हो जाएगा, बीटा क्यूब m क्यूब अपर चला जाएगा और 8 पाई आपका लोअर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, वो देख लो इसको ध्यान से कैसे सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो इसके अंदर पाई था ना वो बाहर निकाल लिया, वो बाहर आके रूट पाई हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर रूट है। तो ये सारा मेरे पास बाकी जो अंदर बचा है वो सारा मेरे पास ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 8 का मतलब 2 क्यूब ही होता है ना, 2 रेज टू पावर 3 है, 2 2 4 और 2 का मतलब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस 8 को क्या लिख दिया, 2 का क्यूब लिख दिया। क्लियर है? अब देखो ये अंदर वाले सभी जो एलिमेंट है उनकी पावर 3 आ गई, ये सारे जो भी एलिमेंट है इसके अंदर उनकी पावर क्या है, 3 है। तो अगर पावर 3 है तो इस पावर को फिर ऊपर लिख सकते हो, यहाँ पे ये देखो ये पावर लिखी 3 ऊपर आ गया। बाकी जो 4n बाय रूट पाई है वो सेम पड़ा है, 4n बाय रूट पाई, और वो पावर अपर चली जाएगी। पावर पहले 1/2 थी, अब पावर क्या होगी, 3/2 होगी। क्लियर है? अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमने पाई से मल्टीप्लाई किए ये देखो, और पाई से क्या किया है, डिवाइड किया है। अब ऐसा करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये पाई की वैल्यू कितनी है, पहले 1/2 है, पाई की पावर रूट पाई है, और उसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं पाई के साथ, तो एक की पावर 1/2 है, एंड सेकंड वन की जो पावर है वो मेरे पास क्या है, 1 है। तो ओवरऑल सोल्व करोगे तो पाई रेज टू पावर फिर क्या आएगा, दैट इज 3/2 आएगा। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हमने किया क्योंकि ये पहले से 3/2 के अंदर पड़ी है और इसको हमने 3/2 बना लिया, तो ऐसा ही फॉर्मेशन करके हमने बस उसको एक ब्रैकेट के अंदर पुट करना है, इसीलिए हमने ये सारा इतना सिंप्लीफिकेशन किया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3/2 है और ये भी पावर 3/2 होगी, और अंदर सारा लिखोगे तो ये मेरे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, ये जो पॉइंट है ये देखो ये आ गया। यहाँ पे देखो ये सारी क्या आ गई, 4n पाई सेम है, ये रहा अपर पार्ट 4n पाई, और ये पाई जो था वो अंदर चला जाएगा, ये टोटल, और क्या बन गया, पाई रेज टू पावर क्या आ गई, 3/2। क्लियर है? इसमें किसी को कंफ्यूजन, कोई अगर कंफ्यूजन है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो, अदरवाइज नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखो। अब ये बीटा की वैल्यू हमें पता क्या होती है कि जो बीटा है दैट इज इक्वल टू 1/kt होता है ना, बीटा की वैल्यू 1/kt। तो बीटा इज इक्वल टू 1/kt है, तो बीटा की वैल्यू 1/kt यहाँ पे पुट कर दो, तो बीटा 1/kt क्या आ गया, m/2πkt आ गया। क्लियर है सभी को? दैट इज 4n पाई m/2πkt रेज टू पावर, मेरे पास पावर कितनी है, पावर आपके पास 3/2 है। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। अब जो हमारे पास b की वैल्यू है, ठीक है, अब हमने करना क्या था कि एक तो जी आई निकालना था, वो हमने कल फाइंड किया था, आज हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के वो जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी एन आई वाली, उसके अंदर पुट कर देना। अब वो देखो उसके अंदर पुट करोगे तो ये मेरे पास सिचुएशन क्या है, इक्वेशन जो आएगी वो देखो ये आ गई इक्वेशन, ये आ गया फाइनल रिजल्ट। वो जो इक्वेशन है स्टार्टिंग वाली, जो मतलब कि हमने जिसके अंदर एक्स वगैरह जो भी पुट किया था उस इक्वेशन का नेम दे रखा होगा, देख लेना, चेक कर लेना पीडीएफ के अंदर। उस इक्वेशन के अंदर हमने देखो ये जो वैल्यू है, ये अभी हमने वैल्यू फाइंड किया, बी की वैल्यू उसके अंदर पुट की है, जीआई तो हमने पहले पुट कर दिया था, अब हमने पुट किया है बी की वैल्यू। तो ये सारी पुट करने के बाद ये वैल्यू अपने पास आ गई, तो ये आ गया एनवी डीवी इज इक्वल टू 4πn m/2πkt रेज टू 3/2 v स्क्वायर e रेज टू माइनस m v स्क्वायर बाय 2 kt dv। अब ये हमेशा माइंड में रखना कि ये जो इक्वेशन हमने निकाल ली है ना, ये 3D के लिए है। अगर 2D और 1D आएगा तब वहां पे ये इक्वेशन चेंज हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे कि ये इक्वेशन कैसे शिफ्ट होगी। अगर आपके सिलेबस वगैरह में है तो देख लेंगे, अदरवाइज उसको रहने देंगे। क्लियर है? इसमें अब तक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो कि जो हमने ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसके अंदर जो ये जी आई है वो कैसे सॉल्व किया था, ठीक है, वो सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जो बी वाला प्रोसीजर है और जो ए वाला प्रोसीजर वेलोसिटी के अंदर था, दीज टू प्रोसीजर आर सेम, दोनों सेम है, कोई इनके अंदर डिससिमिलरिटीज नहीं है, सेम प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना, जैसे उसके अंदर किया वैसे इसके अंदर करना है। और फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, वो पहले माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट था, बट इन दिस केस फॉर्मूला आपका 0 टू इनफाइनाइट हो गया। क्लियर है सभी को? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास
वो आपके पास जो सेकंड पीडीएफ है आपको आज सेंड करनी है, सेंड नहीं कर रखी, जो आपके पास पीडीएफ पहले सेंड कर रखी थी, ये दोनों सारे कंप्लीट हैं। दैट मीन्स कि आपका 8 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन कंप्लीटेड है, चाहे तो वो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, चाहे वो आपका आ जाए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब बीएससी फर्स्ट में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है दैट इज, अब इसमें थोड़ा सा और देख लो, ये जो आज हमने अभी किया ना, ये एक्स इक्वेशन जो अभी निकाली थी, उसमें पुट करके हमारे पास ये आएगा एनवी डीवी की वैल्यू जो आई है, अभी देख लो, ये अभी हमने निकाली है जो आपको पीडीएफ सेंड कर रखी है, ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू को हम अलग वे से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने उस दिन करवाया था कि जो आपके पास अगर रेंज दे रखी है वी टू वी प्लस डी वी, अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे या मोलिक्यूल्स होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इस रेंज के प्रोपोर्शनल है ना। अगर रेंज स्मॉलर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लेसर होंगे, अगर रेंज मेरे पास बिगर है दैट मींस नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। सो इट मींस कि जो आपके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं वो रेंज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो उस दिन हमने एन प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया तो क्या आया था, एन वी डी वी आया था। और इस एन वी को हमने बोला था कि इसको क्या बोलते हैं, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। और मैंने उस दिन भी बोला था कि एन वी को हम एफ वी से भी लिख सकते हैं, और आज हम वही कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आपको एग्जाम्स के अंदर या आप कोई नेट गेट वगैरह एग्जाम दे रहे हो ना, वहां पे एन वी लिखा नहीं आता, वहां पे एफ वी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल आपका नेम चल रहा है, इसीलिए मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया कि एनवी को आप एफ वी भी बोल सकते हो, मतलब सेम ही है। वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, किसके लिए है, फॉर स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल है, ना कि वेलोसिटी के लिए। क्लियर है? तो वो देखो उसके अंदर हमने वो थोड़े से ना उसका ब्लर सी हो रखी है आई थिंक, बट विजिबल तो है। ठीक है, आई थिंक विजिबल होगी सभी को, वही इक्वेशन है सारी। तो ये देखो यहाँ पे क्या किया है, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ वी कैन बी रिटन एज एन वी डी वी, जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, एन होता है, इसमें जो आपके पास एन वी है ना, वो आपका क्या है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, एनवी को आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हो। क्लियर है? तो अगर एनवी को आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह सकते हो, तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा वो आपके पास टोटल क्या आएगा, ये देख लो। अब मेरे पास जो अगर मैंने फंक्शन निकालना है यहाँ पे, तो ये जो फंक्शन आएगा ना, सिमिलरली यहाँ से देखो ये एनवी है, तो अगर एनवी निकालना है तो सिंपली आपके पास क्या है, ये जो इक्वेशन हमने निकाली है इसमें से जो ये सारी इक्वेशन है, बस एन नहीं लेना, क्योंकि एन क्या था, एन तो आपका टोटल नंबर ऑफ है ना, टोटल नंबर है एन, एन नहीं चाहिए हमें, हमें जस्ट एनवी की वैल्यू चाहिए। तो एनवी के लिए क्या करना है, हमने एन नहीं कंसीडर करना, यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना, एनवी के लिए यहाँ पे एन नहीं कंसीडर करना। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो एन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है, ये तो टोटल आपके पास एनवी डीवी की वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए ओनली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओनली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका क्या होता है, वो आपका एनवी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ वी होता है। और ये आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो आपका जस्ट रेंज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखो डीवी के ऊपर है ना, तो डीवी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपने सिंपल, यहां आप सिंपल सोच सकते हो कि ये जो एनवी डीवी है, चलो मैं दोबारा करवा देता हूं, ये एनवी डीवी है, इसको अगर एनवी डीवी है, इसको अगर आप एन से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देख लो, ये एन वी डीवी था, इसको एन से डिवाइड करो, इसको भी एन से डिवाइड करो, एन से एन कट गया, जो बचेगा वो आपका क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आगे 3 टॉपिक हैं जो 8 मार्क्स में आते हैं, वो आप तभी कर पाओगे अगर आपको ये चीज क्लियर है कि एन वी डीवी को हमने एफ वी लिख दिया, ठीक है ना, है तो नोटेशन है, जस्ट एन में डीवी करोगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा एक बात ध्यान रखना, आपके पास जो भी बुक्स हैं उनके अंदर ना उन्होंने ये वी स्क्वायर को सी स्क्वायर कर दिया है। जब वो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एट दैट टाइम उन्होंने वी को सी में चेंज कर रखा है, पर इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। हमने जनरली कर रखा है कि वी क्या होती है, अपनी स्पीड और वेलोसिटी को वी से लिखते हैं, तो सिंपल नोटेशन रखो ना जो यूनिवर्सल यूज होती है, ना कि हर क्वेश्चन के लिए कभी वी लिख लो, कभी सी लिख लो, कभी ए लिख लो। तो दैट इज वाई मैंने उसको एक इक्वेशन के अंदर रखा है, वो आपकी है वी इक्वेशन। आंसर आपका सेम ही आएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप बुक वगैरह से चेक कर रहे हो, पहली बात तो बुक देखने की जरूरत नहीं है, जिस टॉपिक के लिए देखनी होगी मैं बता दूंगा कि इसके लिए बुक देख लो, ठीक है। और जो इसमें करवाया है एज इट इज ही कर लेना। हाँ जी बच्चे, नीता प्रॉब्लम है इसमें कोई?
गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चे। सर ये एन से दोनों साइड डिवाइड करना, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। हाँ तो बस सिर्फ सिर्फ समझाने के लिए, आपको करना तो हमने है ही नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कि अगर एन वी डी वी की इक्वेशन को आप एन से डिवाइड कर लेते हो तो वो आपके पास वैल्यू क्या होती है, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, करना है कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट समझाने के लिए ये, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, जैसे उस दिन करवाया था कि दोनों साइड तो हमने करना ही नहीं होता, एक साइड तो वैल्यू आनी होती है, दूसरी साइड हमने ऑपरेट करना होता है। जैसे उस दिन किया था कि अगर हमने डी एक्स डी वाई डी जेड के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको वॉल्यूम बोलेंगे, लेकिन वॉल्यूम सिर्फ दूसरी साइड लिखते हैं, ना कि लेफ्ट साइड लिखते हैं। ठीक है ना, वो सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई है, जस्ट यहाँ पे मैंने करने के लिए आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे उस दिन किया था ना कि ये मेरे पास लेफ्ट साइड है और ये मेरे पास राइट साइड है, इस साइड तो जस्ट हमने वो वैल्यू लिखनी होती है, क्या आएगी, ये इसको एन से डिवाइड करके एफ भी आ जाएगा। डिवाइड किस साइड करना है, इस साइड डिवाइड करना है, एन से एन करोगे जो आ गया आंसर वो आपके पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी एफ भी। क्लियर है? ठीक है, तो यस डिवाइड सर। वगैरह करके नहीं दिखाना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये। ठीक है बच्चे, अब थैंक यू नेक्स्ट सर। देखो मेरे पास, ये क्लियर हो गया सभी को। अब देखो, अब इसका यूज करके ये हर बच्चे को टिप्स पे होना चाहिए एफ वी। अगर ये आपको याद है दैट मीन्स आप आगे वाले जो टॉपिक है वो 3 कर पाओगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ये टोटल वैल्यू जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, जो वाई इक्वेशन दे रखी है। अब ना हमें मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ भी आना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, ये अगर आप कोई एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट टू ये ग्राफ सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये मैंने एफ वी के अंदर ग्राफ ड्रॉ किया है, एफ वी ये क्या आ गया आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। और इस साइड मैंने क्या ले रखी है, स्पीड ले रखी है, ध्यान रखना ये वेलोसिटी नहीं है, वी का मतलब यहाँ पे स्पीड है। ठीक है, क्योंकि हम सिंपल फिजिक्स के अंदर वी को स्पीड बोलते हैं, वी को ही वेलोसिटी बोलते हैं, दोनों मतलब सेम ही है, इसलिए सेम ही रखा है, इसको सी वगैरह में चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये सभी को विजिबल तो है, आई थिंक विजिबल होगा, थोड़ा बहुत थोड़ी सा ब्लैक कलर ज्यादा डार्क सा हो रखा है थोड़ा सा कलर, बट आई थिंक विजिबल है। अब इसमें देखो, ये मेरे पास क्या है, ये जो मैंने रेड कलर के अंदर ड्रॉ किया है, इसके लिए पॉइंट आया है v1, मतलब v1 स्पीड है। अब ये दूसरी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इसके लिए जो स्पीड है मेरे पास वो क्या है, v2 स्पीड है। क्लियर है? और ये जो इन बिटवीन जो मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, जो आपको ब्लू कलर्स के अंदर दिखाई दे रही है ना, वो मेरे पास क्या है, इतनी रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड क्या है, v से लेकर v2 तक है। v1 से लेकर v2 तक कितने मोलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड ये है, वो हमने कैसे डोनेट कर रखे हैं, ये लाइंस जो लगा रखे हैं ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं, जो अब मैं रेड लगा रहा हूं जिनके ऊपर, ये सारी लाइंस क्या है, ये आपके पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड किनके अंदर है, बिटवीन v1 एंड v2। क्लियर है? ऐसा ही होगा ये। अब नेक्स्ट देखो, अब दूसरी साइड जो आपको एक और दिखाई दे रहा है, ये जो आपके पास है, ये आपके पास क्या है, ये अलग कोई स्पीड कंसीडर कर लो, मैंने कंसीडर कर ली v3 है। ठीक है, तो अब जो ये लाइंस इसके अंदर दिखाई दे रही हैं, ये वाली जो ब्लू कलर की लाइंस है, जो अब मैंने रेड कलर के अंदर शो कर रखी हैं, दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स जिनकी स्पीड v3 से ज्यादा है। देख लो, अब v3 वाली लाइन तो ये रही, पहली पहली जो लाइन है, बिल्कुल फर्स्ट वन लाइन है। अब जो इसके आगे जो ब्लू कलर की लाइंस दे रखी है ना, वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग स्पीड ग्रेटर देन v3। ये यहाँ पे अगर कोई मोलिक्यूल उसने बता दिया कि ये मोलिक्यूल बैठा है, इसका मतलब उसकी स्पीड किससे ज्यादा है, दैट इज ग्रेटर देन v3। अगर उसने पॉइंट v1 और v2 के अंदर दे दिया, इसका मतलब उसकी स्पीड किस रेंज के अंदर है, बिटवीन v1 एंड v2। बस आपको उस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना ही आना चाहिए, और इसका मतलब ये है। क्लियर है सभी को? ठीक है ना? और ये जो टोटल कर्व आपको दिखाई दे रही है, ये एफ वी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने क्यों निकाला था, क्योंकि हमने ये निकालना है कि किसी रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ रहे हैं। अब वो देखो, v1 v2 के अंदर मुझे पता लग गया कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, ये वाला जो सारा एरिया जो अब मैंने रेड कलर के अंदर शो किया, ये यहां से हमें पता चलेगा कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं। क्लियर है सभी को? तो ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल विद स्पीड फ्रॉम v1 टू v2, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल विद स्पीड ग्रेटर देन v3। ये आपके पास v3 है, ध्यान रखना इसका। क्लियर है सभी को? इस जो आपके पास ये डायग्राम है, इसको सभी को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है ना? क्लियर होगा आई थिंक। और दूसरा हमेशा याद रखना कि जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला है एफ वी, अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, और वो इंटीग्रेशन आपका मान के चलो 0 टू इनफाइनाइट है,
और आपके पास dv है और उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। 0 टू इनफाइनाइट एफ वी डी वी 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एफ वी आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब सारे स्पेस के अंदर जैसे ये 0 है, ये 0 है और यहां तक इनफाइनाइट है, 0 से इनफाइनाइट तक कहीं तो उसकी वैल्यू आएगी ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाला केस हो गया। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है ना, दैट इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी, कि इतनी रेंज के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेरा एटम होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। और स्टैटिस्टिकल जब आप फिजिक्स सेकंड ईयर में स्टडी करोगे ना, वहां पे आपका पहला टॉपिक बेसिक प्रोबेबिलिटी से ही शुरू होता है वो चैप्टर। तो जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है उसका बेस प्रोबेबिलिटी ही होता है। तो इसीलिए 0 से इनफाइनाइट एफ वी डी वी अगर आप वैल्यू निकालोगे ना, तो वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 1 आएगी। कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर आएगी, 1 2 3 4 कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स तो होंगे उस टोटल कंटेनर के अंदर, उस टोटल फेस स्पेस के अंदर। तो दैट मीन्स कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। क्लियर है सभी को? और दूसरा यहाँ पे ध्यान से देख लो कि जो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है वो 0 से शुरू हुआ है और इनफाइनाइट की तरफ गया है। अगर कोई बच्चा वहां पे डायग्राम ये करके आ रहा है, मान के चलो इस तरह से ये दोनों साइड चल रहा है, ये आपके पास एफ भी दे रखा है और इस साइड वेलोसिटी ले रखी है, और जो वो डायग्राम ड्रॉ करके आया है उसने डायग्राम ये ड्रॉ करके आया है, वो डायग्राम ये ड्रॉ कर रखा है। तो ये स्पीड का नहीं होता, ये वेलोसिटी का होता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है और इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम मैंने अभी ड्रॉ किया है ये वेलोसिटी का डायग्राम है, वहां पे हमने किया नहीं था क्योंकि ज्यादा नेसेसरी नहीं है, बीएससी है आपकी। जस्ट एक बार चलो यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया, चलो इसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एफ वी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। वैसा ही आपके पास स्पीड में होता है, वैसे ही आपके पास वेलोसिटी में होता है। कल एक बार हम कंपैरिजन दोनों का लिख के एक बार कंपैरिजन करके देखेंगे कि दोनों की वैल्यू के अंदर कंपैरिजन क्या आ रहा है। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज है। बस अगर वन डायमेंशन के अंदर निकालोगे दोनों की वैल्यू सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है आपके नोट्स के अंदर दे रखा है, ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है एंड गोज टू इनफाइनाइट। और जो मैंने ये ड्रॉ कर रखा है ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, पर कर्व दोनों की सेम है। ये देख लो, जैसे ये शेप बन रही है आपके पास, ये थोड़ा सा ये शेप बन रही है, ठीक है, और ये शेप जो बन रही है, दोनों शेप सेम होगी। बट डिफरेंस ये है कि एक आपके पास जो डायग्राम है वो स्पीड का है और दूसरा डायग्राम आपके पास वेलोसिटी का है। इन दोनों डायग्राम में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करें। चलो ठीक है बच्चे, क्लियर ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आई थिंक मेरे पास, हाँ, अब यहाँ से 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन शुरू होगा। 8 मार्क्स में आएगा ये, वो जस्ट आपके पास समझने के लिए था, ये आपके पास 8 मार्क्स में आएगा। और ये मैं सारा नहीं करवा रहा, जस्ट मैं ऊपर से एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, ये आपने खुद वैल्यूज निकालनी है। अगर आपको वो फॉर्मूला यूज करना आ गया जो आपको एक ही फॉर्मूला लिखवाया है, दैट मीन्स आपके ये तीनों क्लियर है। कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था? 0 से इनफाइनाइट वाला, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू n e रेज टू माइनस एल्फा x स्केयर dx। इसका जो आंसर है आपके पास गामा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय एल्फा रेज टू n प्लस 1 बाय 2, और साथ में क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि लिमिट 0 टू इनफाइनाइट है। अगर ये आपको फॉर्मूला यूज करना आता है, दैट मीन्स आपका ये 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंप्लीटेड है। अब हमने स्पीड की थी ना, अब वो स्पीड कितने टाइप की होती है अब वो करना है। 3 टाइप की स्पीड है, एवरेज स्पीड होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी, और एक मेरे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्पीड देखो मेरे पास, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? अब एवरेज का मतलब होता है, एवरेज स्पीड, मान के चलो कोई कंटेनर है, अब इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मान के चलो ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। अब इन सारों की हम एवरेज भी तो निकाल सकते हैं ना। कोई 5 मीटर से ट्रेवल कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड है, किसी की 6 मीटर पर सेकंड है, किसी की 10 मीटर पर सेकंड, और बाद में हम इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे और एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड पोसेस बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ठीक है ना। जो स्पीड, एवरेज स्पीड दैट इज पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, उसको बोला जाता है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज है तो एवरेज ऑक्यूपाई करेंगे ना वो,
नॉर्मल स्पीड है, सबकी अलग अलग है, लेकिन अगर उनका हम एवरेज ले लेंगे तो उस एवरेज को क्या बोलते हैं, दैट इज योर एवरेज स्पीड। क्लियर है? अब वो देखो एवरेज स्पीड निकालोगे कैसे। एवरेज स्पीड को मैंने डोनेट किया है v और उसके नीचे लिखा हुआ है av, इसका मतलब है v av का मतलब आ गया एवरेज। कहीं पर भी अगर आपके पास v av लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। क्लियर है? अब देखो ये एवरेज स्पीड आप निकालोगे कैसे। अभी हमने एक इंटीग्रेशन देखा था जो मैंने ऊपर करवाया था कि उसकी वैल्यू आपके पास क्या आती है। ये इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एफ वी डी वी, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और जिसकी भी हमने वैल्यू निकालनी है, बस हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, अगर मान के चलो मैंने वी एवरेज निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसी इंटीग्रेशन को लेना है। इंटीग्रेशन यही है 0 टू इनफाइनाइट एफ वी डी वी आएगा, एफ वी डी वी आएगा, पर किसकी एवरेज ले रहे हो, वी की एवरेज लेनी है ना, तो आगे वी लिख लो। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू श्योर नहीं है कि ये वैल्यू 1 देगा, अगर तो ओनली एफ वी डी वी हो दैट मीन्स वो आपके पास वैल्यू 1 देगा। लेकिन अगर हमने उसके विद रिस्पेक्ट टू, उस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू कोई अनदर वैल्यू निकालनी है, ये ना क्वांटम मैकेनिकल के अंदर कंसेप्ट है, आपके थर्ड ईयर के अंदर आता है क्वांटम मैकेनिक्स से, वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि किसी की अगर एवरेज वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो कैसे करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप वेव फंक्शन बोल सकते हो, आपने सुना होगा वेव फंक्शन का नाम। ये आपको समथिंग लाइक वेव फंक्शन है। किसी वेव फंक्शन क्या होता है, जो वेव फंक्शन होता है ना उसके पास उस सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है। अगर उस वेव फंक्शन को आप सॉल्व करते हो, वो आपको उस पार्टिकल की वेलोसिटी देगा, उस पार्टिकल की मोमेंटम देगा, उस पार्टिकल की एनर्जी देगा, सब वैल्यू आप उससे फाइंड कर सकते हो। और वैसा ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जैसा वेव फंक्शन है वैसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, इसको वेव नहीं बोलना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपको बताएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी इसके पास, आपके जो मॉलिक्यूल है उसका बिहेवियर क्या है, वो किस स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। क्लियर है? अगर आपको बोला जाए कि वी स्केयर की वैल्यू निकालो तो सिंपल है, यही इंटीग्रेशन लेना है 0 से इनफाइनाइट, एफ वी डी वी आएगा, एफ वी डी वी, और साथ में क्या आएगा, वी स्केयर निकालना है तो वी स्केयर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वी स्केयर की एवरेज, जब भी किसी की एवरेज निकालनी है, ठीक है, आई थिंक हो जाएगा ये वाला। v और उसके ऊपर बार दे रखा है, उसका मतलब भी v एवरेज होता है। ठीक है, और उसको निकालने का वे क्या है, सेम है, 0 टू इनफाइनाइट कर दो, किसकी एवरेज निकाल लो, v की, और बाकी जो आपका फंक्शन है वो पीछे लिखो एफ वी डी वी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको अगर सोल्व करोगे तो ये रहा मेरे पास, ये रहा, ये आ गया वी एवरेज की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन v एफ वी डी वी। अब एफ वी डी वी की वैल्यू मैंने अभी ऊपर करवाई है, जो इस पीडीएफ के अंदर हमने डिस्कशन किया है कि एफ वी की वैल्यू क्या होती है, यही थी ना वहां पे 4 पाई एम बाय 2 पाई के टी 3 बाय 2 वी स्केयर, ये वी स्केयर आएगा बच्चे यहाँ पे ई रेज टू माइनस एम वी स्केयर बाय 2 के टी डी वी, वही एफ वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से जो वैल्यू कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो। क्या कांस्टेंट है, ये वाली सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू इतनी कांस्टेंट है, वी तो कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि वी के विद रिस्पेक्ट टू तो आपका इंटीग्रेशन चल रहा है, तो v तो अंदर ही लेना पड़ेगा। तो बाकी सारी वैल्यू देख लो, यहाँ पे आउटसाइड लिखी है 0 टू इनफाइनाइट वी क्यूब आ गया ना, ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है, दैट इज योर वी स्केयर, और ये आपने v की वैल्यू निकालनी थी, और टोटल क्या बन गया, v क्यूब आ गया, और बाकी e रेज टू पावर माइनस एम वी स्केयर बाय 2 के टी डी वी सेम। यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है? हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो देखो, अब इस इंटीग्रेशन को तो आप सोल्व कर लोगे ना, अब हर इंटीग्रेशन करवाने की तो जरूरत है नहीं, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये देख लो 0 टू इनफाइनाइट है, पहले v के लिए हमने अप्लाई करके देख लिया, v स्केयर के लिए भी देख लिया, अब आ गया v क्यूब, तो v क्यूब है तो पावर देखो 3 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 ये आ गई, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय भी ये हो जाएगा, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 बाय 2, तो 4 बाय 2 कट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना। और दूसरा मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर रखा है कि गामा फंक्शन का फैक्टोरियल के साथ क्या रिलेशन होता है, वो आपका रिलेशन होता है, दैट इज जो आपका गामा ऑफ एन होता है ना, वो दैट इज इक्वल टू एन माइनस सॉरी बच्चे ये n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब जैसे देखो यहाँ पे गामा 2 आ गया,
3 + 1/2 करोगे तो 4/2 कट गया तो आंसर आ गया 2। तो गामा 2 अगर फाइंड करना है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा 2? सिंपली है 1 फैक्टोरियल, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आ गया, 1 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर इस तरह से आ जाए गामा ऑफ 1/2, तब इसको कैसे सोल्व करोगे? गामा 1/2 में से 1 माइनस करो तो क्या आ गया? -1/2, तो उसको रूट पाई लिख लो, बस इसका आंसर क्या आएगा? रूट पाई। क्लियर है? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोसीजर सेम ही है, पर वो आपका नंबर ही चेंज हो गया ना। वो पहले नंबरेटर डिनोमिनेटर में चल रहा था p/q फॉर्म के अंदर, अब वो सिंपल फॉर्म के अंदर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास जो है इसको सॉल्व कर लेना। ये देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देख लेना इसका यूज करके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसको सॉल्व कैसे किया है, बस ये आपको देखना आना चाहिए, बस ये आपके माइंड में अगर है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको मैंने सॉल्व कैसे किया है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो m/2 kT था ना, इसकी पावर क्या थी? 2 थी। तो पहले हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसमें से m/2 kT की वैल्यू बाहर निकाल लो, वो मैंने किया है। ये आ गया m/2 kT, इसकी पावर कितनी थी? 3/2, ये अलग पड़ी है। और ये पावर जो 2 थी अपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? फिर माइनस में हो जाएगी ना। तो ये देखो ये पावर क्या लिखी हुई है? -2 लिखी हुई है। और ये जो गामा 2 था उसकी वैल्यू लिख दी 1 फैक्टोरियल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये गामा ऑफ 2 की वैल्यू है 1 फैक्टोरियल। क्लियर है सभी को? अब इसमें से π⁻³ था, वो हमने नहीं लिया, वो बाहर लिखना पड़ेगा। वो कहाँ आ गया? ये रहा π3/2। क्लियर है? अब ये 3/2 - 2 करोगे, इसको सोल्व वगैरह कर लेना, आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर ये आ गया, दैट इज -1/2 पावर आ गई इसकी। ये इतना तो सोल्व हो गया, चलो ठीक है। अब इसको देखो, ये π3/2 है, ठीक है, और ऊपर पाई एक और पड़ा है। अगर ऊपर वाला पाई नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगी? 3/2 तो पहले है, और पावर -1 हो जाएगी। इसको सोल्व करोगे 3 - 2, और ये मेरे पास क्या आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, 3/2 - 2 तो 1/2 आ गया। तो इसका मतलब पाई की पावर 1/2 है। और इस साइड देखो, ये देखो मैं इजीली सॉल्व करवा रहा हूँ, ये रहा π⁻1/2 है, और इसकी पावर मेरे पास क्या है? इसको उल्टा कर दिया ना, m/2 का kT की पावर क्या थी? -1/2। ये देखो ये m/2 kT की पावर थी -1/2। इसको रिवर्स करोगे तो क्या आ गया? 2 kT/m की पावर 1/2, और ये π⁻1/2 है, सारी पावर 1/2 होगी। सेम सीक्वेंस के अंदर करने, इसीलिए इतना सारा प्रोसीजर किया। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। और ये आपकी होती है एवरेज स्पीड, होती है √8 kT / πm। आई थिंक के सभी को क्लियर होगी, और ये कर जरूर लेना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो देख लो एक बार, दूसरी आपने घर से खुद करनी है। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपने खुद सॉल्व करनी है। जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो कौन सी होती है? इट इज द स्पीड पोसेसेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोस्ट प्रोबेबल है ना, कि सबसे ज्यादा जो स्पीड मॉलिक्यूल्स ने एक्वायर की है उस स्पीड को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। मान के चलो 5 मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट वन की 5 मीटर पर सेकंड है, एक की 6 मीटर पर सेकंड है, नेक्स्ट की भी 6 मीटर पर सेकंड है, एक की 7 मीटर पर सेकंड है, और एक की मेरे पास 8 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने कौन सी स्पीड एक्वायर की है? 6। तो इस स्पीड को हम बोलेंगे दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो मोस्ट होती है, क्योंकि ये मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होगी ना, और आपको बोला हुआ है कि जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो उसका डेरिवेशन करके इक्वल टू 0 पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब भी इसके अंदर आपने ऐसे करना है, डेरिवेशन करोगे। डेरिवेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे? स्पीड के विद रिस्पेक्ट टू d/dv। अब करना किसका है? वो आपने करना है f(v) का करना। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करोगे तो चलो एक बार इसको देख लेना। ठीक है, मैं PDF सेंड कर लूंगा, देख लेना, बाकी इसको एक्सप्लेन कल करेंगे। फिर एक बार एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग आ गया। यहाँ तक चलो मोस्ट प्रोबेबल मैं ही करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये जो आपने की है, जो एवरेज स्पीड आई है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड पे क्लिक कर लो, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो। हाँ मिस संजना बच्चे, आपको प्रॉब्लम है इसमें कोई? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चे। Sir, it is possible to solve gamma half. दैट इज गामा हाफ। यस बच्चे, Yes, गामा sir. हाफ, दैट इज गामा हाफ इज इक्वल टू √π।
सर जैसे आपने बोला कि हमारे पास फॉर्मूला था गैमा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। हाँ जी बच्चे, यस, गामा n इज इक्वल सर टू n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, तो हाँ सर जी, गैमा हाफ करेंगे तो वो ½ फैक्टोरियल आएगा। हाँ अब देखो, अब मैं कर रहा हूँ गामा हाफ आ गया, तो ये ½ करोगे तो ये -½ फैक्टोरियल हो गया ना। यस अब सर। पर -½ फैक्टोरियल सोल्व नहीं होता, ठीक है। अब इसको सोल्व करना इम्पॉसिबल है, ये नहीं सोल्व हो सकता, तो इसको गामा से सोल्व कर रखा है, ठीक है ना। ये अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, ये इन दोनों का रिलेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज इसी से सोल्व कर लोगे, नहीं। जो सोल्व हो सकती है वो इससे सोल्व होगी, लेकिन ये चीज सोल्व नहीं हो सकती। माइनस का फैक्टोरियल कभी सोल्व नहीं होता। तो अब इसको सोल्व करना है तो आपको गामा फंक्शन ही अप्लाई करना होगा। तो गामा फंक्शन अप्लाई करके ये मैथमेटिकल डेरिवेशन करके देखा गया कि इसकी वैल्यू क्या आती है, √π आती है, ठीक है। ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, हमारे फिजिक्स वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले 4 पेजेस का γ1/2 ड्राइव करें और बाद में उसकी वैल्यू देखें। जिस चीज की हमें नीड है, हमें बस उसकी वैल्यू देखनी है, क्लियर है। और ये रिलेशन ये यस वाला सर। एप्लीकेबल होता है, ये नहीं है कि हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। जिसमें ये वैल्यू नेगेटिव दे रहा है इसका मतलब अब ये एप्लीकेबल नहीं है, अब आपको गामा ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। जैसे γ3/2 है, अब इसको सोल्व करने का प्रोसीजर जो अभी मैंने आपको बोला कि आपको 1 माइनस करना है। 1 क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये n-1 है ना, इसलिए 1 माइनस करना है। 3/2 किया तो ये 1/2 आ गया, पर बाद में क्या हुआ, 1/2 माइनस करोगे तो -1/2 हो गया, वो तो सोल्व हो नहीं सकता, इसलिए उसको क्या लिखोगे, √π। क्लियर है, यस सर। ठीक है थैंक बच्चे, यू इसको सर। कर लेना इतना, ठीक है। अब बाकी क्लास भी एंड होने वाली है, 10-15 सेकंड ही बचे हैं, ठीक है बच्चे, कर लेना इसको।